अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, हम सबको बहुत गिला भी है इस गवर्नमेंट से, क्योंकि इसने जो पेट्रोलियम और ऑयल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो सब्सिडी विदड्रॉ कर ली है। 30 रुपए फ़ी लीटर के हिसाब से सारी प्राइसेस बढ़ी हैं पेट्रोलियम और प्रोडक्ट्स की। मगर एट द सेम टाइम मेरे लिहाज से अगर ये और डिले करते तो बहुत मुश्किल होती, बहुत इट वाज कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी विच द ट्रेजरी डज नॉट हैव। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो कैपेसिटी थी टू फंड द पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो एहसन इकबाल साहब ने, जो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उन्होंने कहा कि उसमें हमने लास्ट क्वार्टर में कोई रिलीजेस नहीं, कोई डिसबर्समेंट नहीं की एज बजटेड, बिकॉज इट ऑल वेंट इनटू दिस सब्सिडी। और ये जो वॉर है यूक्रेन और रशिया की, इट इज़ बिकम आई थिंक मच लॉन्गर देन वाज ओरिजिनली एंटिसिपेटेड। तो पहले शुरू में तो ये था कि रशिया विल बी एबल टू क्लेम विक्ट्री वेरी सून, मगर वो नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो है, ये इट इज़ अ बिटर पिल, बट आई थिंक वी नीडेड टू swallow it and delay से कुछ फ़ायदा तो नुकसान ही हुआ, because obviously the subsidy for this particular thing has increased. इसकी हम और डिटेल्स लेंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से। ही इज़ एन एकेडमिशियन, ही इज़ अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं। वी वेलकम हिम ऑलवेज टू द शो एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट ही इज़ कम। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये जो फाइनली कर लिया इन्होंने, मेरे ख्याल में 1.5 महीना लगाया इन्होंने, एंड ऑब्वियसली देयर वाज अ लिंकेज टू देयर पॉलिटिकल एम्बिशंस। तो हाउ डू यू सी दिस? डू यू थिंक इट इज़ अ लिटिल टू लेट, बट इट्स बेटर लेट देन नेवर, और हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से जो आपने कहा कि बेटर लेट देन नेवर, ये मेरे ख्याल से ये मुनासिब है। ओके। और अब आप ये देखिए कि अगरचे 30 रुपए का इजाफा किया गया है, जो कि तकरीबन कीमतों में हमारे हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल में तकरीबन 20% का इजाफा है जी। अभी भी सब्सिडी जो है वो खत्म नहीं हुआ है। आधे से कम सब्सिडी कम हुई है। ओके। अभी भी उन्हें हर महीने अगर यही कीमतें रहेंगी तो 50 अरब रुपए तकरीबन हर महीने खर्च करना पड़ेगा। तो शायद ये तय हुआ है, और यकीनन ये इन्होंने IMF के साथ मीटिंग्स जो दोहा में हुई उसके फौरन बाद किया है। जी जी। इससे ये इशारा मिलता है कि शायद IMF के साथ कोई बातचीत भी ये तय हुआ है कि आप 1-2 स्टेप्स में कोशिश करेंगे कि सब्सिडी खत्म हो जाए। ये मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से मुनासिब है कि पेट्रोलियम जो है, मोटर स्पिरिट, उसका इस्तेमाल जो है गाड़ी वालों की तरफ ज्यादा होता है। तो ये इस लिहाज से एक लिहाज से आप अमीर तबके को फायदा पहुंचा रहे थे, ये आपने हटाया, ये बहुत अच्छा किया। सही। मैं सुन रही थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, वो कहते हैं कि दिस इज़ इंडिकेटिव ऑफ कावर्डिस एंड ऑफ सेलिंग द जनरल पब्लिक, हमारी जो जनरल पब्लिक है, टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द वेस्ट, आई अस्यूम। दिस टू मी सीम्स लाइक अ वेरी sort of it's going to an extreme. How would you view his statement? देखिए, पहले भी हमारी तारीख में ऐसा हुआ है जी। 2008 में आपको याद होगा कि तेल की कीमत रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी, $140 फी बैरल। आज ये तकरीबन $115 फी बैरल पे है। उस साल 2008 के साल में हमें मजबूरन उस वक्त भी आपके तेल की कीमत और हाई स्पीड डीजल की कीमत 40 से 50% बढ़ाना पड़ा। तो जब हालात मुश्किल होते हैं दुनिया में, आप देखें कि जब बजट पेश हो रहा था तो तेल की कीमत सिर्फ $60 फी बैरल थी, अब वो तकरीबन 2 गुना हो चुकी है। और इस झटके से बहुत मुल्क मुतासिर हुए हैं। अब हिंदुस्तान में इस वक्त तेल की कीमत हमसे 60% ज्यादा है डॉलर्स में, और बांग्लादेश में 30% ज्यादा है। अब जबकि हमने 20% बढ़ाया है तो बांग्लादेश के करीब आ गए हैं, मगर हिंदुस्तान में अभी भी 40% ज्यादा।
जी, but Dr. Saab, do you think it is fair of anybody to compare us with India? I mean, India के जो foreign exchange reserves हैं वो काफ़ी healthy हैं, हमारे जो और हैं वो बहुत ही बुरी हालत में हैं। इसके बावजूद उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। जी। देखिए, उनके पास गुंजाइश थी तो कम कीमतें रखते। हम पर प्रेशर ये है कि हम ज्यादा रखें, इसलिए कि अब आप ये देखिए, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की जो डिमांड है वो पिछले 9 महीने में तकरीबन 20% बढ़ी है। सही। और इसके नतीजे में हमारा जो इस साल जो पेट्रोलियम का बिल आएगा, इंपोर्ट बिल, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो हमारे केस में चूंकि रिजर्व्स कम हैं, हमें अफसोस है मजबूरन जी कीमतें ऐसी रखनी है कि जिसमें यकीनन कोई सब्सिडी ना हो। The other thing I wanted to ask before we move on to another topic is कि जो शौकत तरीन साहब थे, जो previous finance ministers थे, and I have great respect for him, उन्होंने rental power projects की वो जो investigation third party audit करवाया था, I will always remember him for that. उन्होंने कहा था कि ये unfunded नहीं थी, हम funding छोड़ के गए थे. How far do you think is that accurate? देखिए, मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो नामुनासिब था। उसकी वजह यह है कि इस साल हमारा बजट का खसारा रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने वाला है, तो यकीनन हमारे पास गुंजाइश नहीं थी। अब आप सोचिए कि साल खत्म होने तक हमारा खसारा जो है बजट का वो तकरीबन 1500 अरब होगा, टू जो बजट जब हमने एस्टिमेट किए थे, जब बजट पेश हुआ था। जी। तो गुंजाइश नहीं थी, ये एक सियासी मूव था और यकीनन इससे परेशानी बात के आने वाली हुकूमत को जरूर हुई है और बड़े मुश्किल से उन्होंने इक़दामात शुरू किए हैं अब लेना। डॉक्टर साहब, फाइनल ऑन दिस वेरी टॉपिक, आपकी बात से एक और क्वेश्चन आता है कि क्या अगर खान साहब की गवर्नमेंट रिस्टोर लेट अस अस्यूम हो जाती है, do you think he will have the capacity, or any government will have the capacity to give the kind of subsidies जो कि खान साहब ने की थी on 28 February? ये इस वक्त इसकी गुंजाइश बिल्कुल मौजूद नहीं है। So he would have had to withdraw it too. ठीक यही एक चीज़ जो lesson learned मेरा ख्याल में होना चाहिए वो ये है कि when we talk about the country's economy, I think we should not make it into a political statement. हालांकि economy और politics तो एक दूसरे से मिलते हैं, मगर at that in this particular instance there was no other option. डॉक्टर साहब, अब मैं फंड के प्रोग्राम की तरफ जाना चाहूँगी। अभी तक उन्होंने जो 7th रिव्यू है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो यू रेकन कि ये जो बढ़ाया है इन्होंने 20% प्राइसेस बढ़ाई हैं, ये प्रायर कंडीशन फेज 1 है, उधर भी फेजेस हैं ऑफ प्रायर कंडीशंस? बिल्कुल, आपने मुनासिब बात की। ये फेज 1 है। फेज 2 में हमें तकरीबन 27% और बढ़ाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट कि अगर इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल यही रही, अगर बढ़ गई तो फिर बढ़ रही है, पिछले दिनों बढ़ती रही है जी। और रुपए की कदर, अल्लाह का फजल है कि आज रुपए की कदर में 2 रुपए इजाफा हुआ है। जुमे को जो है वो इजाफा हुआ है। दैट्स राइट। एंड ये है कि आपके इस वक्त जो हमारी कैलकुलेशन है कि सब्सिडी पूरा पेट्रोल से हटाने के लिए कीमत 201 रुपए करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। एंड फाइनली जो ये डिसीजन ली गई है, डू यू थिंक दैट दिस वुड बी बेटर फॉर containing inflation in the long run or medium term, let's say within the next 6 months? ये आपका बड़ा अहम सवाल है। देखिए, शॉर्ट रन में तो इजाफा होगा। हमारा कैलकुलेशन ये है कि अगर पूरा सब्सिडी आप हटाते हैं जी। तो अफराद के ज़र की रफ्तार जो इस वक्त 13% है वो तकरीबन 19% तक जा सकती है। अलबत्ता बट जब आप इन्फ्लेशन की बात करें डॉक्टर साहब, सॉरी, बट अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो इज इट गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन फूड इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, which as you know the poor ज्यादा असर इसका नीचे वालों की वजह से होगा कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा होगा और काफी नुमाया इजाफा खतरा है। मगर आप जिस तरह
بات کریں تو اگر پاکستان کے IMF کے ساتھ رشتہ قائم ہوتا ہے اور باہر سے پیسہ اور آنا شروع ہو جاتا ہے اور روپیہ ہمارا اسٹیبلائز ہوتا ہے تو 1 سال 2 سال کے اندر یقیناً افراط زر میں اس لحاظ سے کمی ہوگی. اگرچہ ہم نہیں کرتے تو یقیناً روپیہ اور گرتا رہتا. دیکھیے 2 روپے بڑا ہے. صحیح. Okay, we'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہم ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ افراط زر جو بڑھے گی بیکاز آف دس اٹس گوئنگ ٹو بی اپ ٹو 19% فرام 15.5 to 16.5% to 19%. یہ بہت زیادہ جمپ ہوگا اور یہ غریبوں کے لیے زیادہ ہوگا. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب دیر از ٹارگیٹڈ سبسڈیز آر بینگ لانچڈ. مطلب میرے خیال میں کوئی کارڈ ایشو ہو رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اناؤنس کریں گے. بٹ میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آئی مین ٹو بی فیئر ٹو عمران خان's ایڈمنسٹریشن وہ بھی ڈسکس کر رہے تھے اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سبسڈیز ٹارگیٹ کریں گے. انہوں نے ایک جو ان کے ایک ایڈوائزر تھے کہ شاید اسپیشل اسسٹنٹ تھے یاد نہیں, وقار مسعود جو تھے, ان کو انہوں نے سبسڈی سیل ایک سیٹ اپ کی تھی اور دی آؤٹ کم واز کہ سبسڈیز نیڈ ٹو بی ٹارگیٹڈ. تو کیا آپ کے خیال میں اس گورنمنٹ میں کیپیسٹی ہے ٹو ٹارگیٹ سبسڈیز؟ دیکھیے میں یہ اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے ماشاءاللہ غربت کے جنگ میں بہت کام کیا اور اس وقت کی جو اسپیشل اسسٹنٹ تھیں ثانیہ نشتر جی, she was excellent. ماشاءاللہ انہوں نے بہترین کام کیا تھا اور سرویز کیے تھے اور احساس پروگرام کو پھیلایا تھا. کامیاب پاکستان پروگرام بھی لائے تھے. تو میرے سامنے ایک نمایاں چیز پچھلی حکومت کی یہ تھی کہ ان کو غربت کے بارے میں کافی خیال تھا بنسبت دوسرے حکومتوں کے. پریویس گورنمنٹس کے صحیح انہوں نے کیا ہے جی پچھلی حکومت نے. اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو جال پھیلانا چاہیے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے جو آپ کا موٹر سائیکل چلانے والا ہے اور جو 3 ویلر موٹر رکشا چلانے والا ہے ان پر کافی بوجھ پڑا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں. تو ان لوگوں کو آپ کو کچھ ریلیف دینا ہے اور یا تو آپ رجسٹریشن کی سسٹم کے تحت کام کریں یا سروے کو اوپر لے جائیں اور کسی طرح سے لوور مڈل کلاس کو بھی کور کریں اور اس طرح آپ جال پھیلائیں, اس لیے کہ اس سے کافی بوجھ پڑے گا. آپ ٹیلی ویژن میں جو لوگ رسپانس کر رہے ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہیں. اینڈ ان اینی کیس جو خان صاحب نے فیبروری 28 کو کیا تھا وہ ایز وی آل نو دیٹ واز ہیلپنگ ایون دا ویری رچ جن کی مرسیڈیز کاریں, سو یو نو اٹ واز ہیلپنگ دا رچ مور. اور یہ تو بڑا ٹارگیٹنگ بالکل ٹارگیٹنگ نہیں تھی. مطلب اٹ واز جسٹ لائک بلینکٹ تھنگ. اوکے ڈاکٹر صاحب, ناؤ لیٹس کم ٹو دا اسٹیٹ آف دی economy today. میرے لحاظ سے پلیز آئی ووڈ لائک یور اوپینین آن دیٹ. جو شہباز شریف گورنمنٹ نے بین کیا ہے لگژری آئٹمز, اف آئی ریمبر کریکٹلی یہ آپ بہت دیر سے پروپوز کر رہے تھے. پچھلے 3-4 سال میں جب آپ پروگرام میں آئے تھے تو آپ یہی کہتے تھے کہ لگژری آئٹمس کو بین کریں بیکاز وی کی ناٹ افورڈ یو نو وی ڈونٹ ہیو دا فارن کرنسی ٹو پرچیز دیم. مطلب ریگولیٹری ڈیوٹیز آپ کہتے تھے نہ بڑھاؤ بیکاز وہ ریونیو تو ہم روپاؤں میں ہی کمائیں گے, بٹ ٹو بین دیم. What do you think now of this decision? I mean, I think this is the first time that this decision has been taken, such a decision. یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے مگر اس میں صرف ایک پرابلم ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے انہیں WTO سے بات کر لینا چاہیے تھا. اس لیے کہ امپورٹ بینس کے خلاف ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور اس کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے تقریباً آپ دیوالیے کے قریب آ چکے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑا امبیرسنگ بھی ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو ایک اوور آل امپورٹ پالیسی طے کر کے آگے بڑھنا چاہیے
ये 38 आइटम से चले, आपने बैन किया, बहुत अच्छा किया, हमारे सामने तो बहुत अच्छा किया, मगर इससे जो सेविंग होगी आपकी इंपोर्ट में, वो मुश्किल से साल में 2 से 3 अरब डॉलर हो सकती है। प्रोजेक्शन 6 बिलियन कर रहे हैं जी, ये 6 बिलियन कह रहे हैं, मगर जो कैलकुलेशंस हमने किए हैं वो मुश्किल से 3 अरब डॉलर। सही, ओके, फेयर इनफ। और दूसरा ये है कि आपको अगले साल अगर आपने अपने तिजारती खसारा को कंट्रोल में रखना है तो आपको इस साल आपके दरामदात का बिल जो है वो 75 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर तक जा सकता है। इसको 65 अरब डॉलर तक लाना बहुत जरूरी है। फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर डॉक्टर साहब, और दिस ईयर, ये तो साल तकरीबन ये साल 75 to 80, अगले साल 75 तक लिमिट करना बहुत जरूरी है। IMF का प्रोग्राम हो या ना हो, हमें इंपोर्ट्स को कम करना ही पड़ेगा। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो आपके 2 हथियार आपके पास हैं, अब आप देखिए स्टेट बैंक ने एक हथियार को तो इस्तेमाल कर लिया बेदर्जी से। सही। आपने सूद को पॉलिसी रेट को 13.75% कर लिया है, और खतरा ये है कि आने वाले महीनों में ये 15% तक ले जाएंगे। सही। तो इस तरह के इकदाम लेने पड़ेंगे ताकि इंपोर्ट्स की कमी हो, इसलिए कि अगले साल हमें फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट 30 अरब डॉलर की है। IMF हो या ना हो, बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ये मुश्किल तो बहुत है, मगर आपका क्या ख्याल है कि जितनी भी जो कि रेसिपिएंट्स हैं ऑफ आवर करंट एक्सपेंडिचर, मतलब उसमें आपको देख पता है कि पेंशन रिफॉर्म्स की भी बहुत ज़रूरत है, उस पर भी डिस्कशन हुई है, खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में हुई थी, बट नथिंग वाज डन आफ्टर दैट। डिफेंस की भी जो प्रोक्योरमेंट है, वी नीड टू स्लैश दैट। आई नो कि ऑपरेशंस हो रहे हैं, आई नो दैट सिक्योरिटी टेक्स precedence over everything else, but you know we cannot afford procurement of a lot of major items for the next couple of years. At the same time, civil administration, आप बड़ी दफ़ा कह चुके हैं कि civil administration भी control हो सकती है through procurement में, उस पर नज़र रखी जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं, I mean I'm not talking about वो जो एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अब they're insisting on that again, मैं उसकी बात, उसको कम करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो बाकी जो रेसिपिएंट्स हैं और मार्कअप, डॉक्टर साहब मार्कअप किस तरह कम करें, बिकॉज हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, एज यू वेरी वेल नो, दे आर चार्जिंग एन एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम देम। तो क्या क्या आप रेकमेंड करेंगे फॉर नेक्स्ट ईयर? 4-5 चीजें बहुत अहम हैं जी, इसलिए कि हमें बजट का खसारा अगले साल, अगर इस साल तकरीबन 5,000 अरब है, तो इससे IMF के साथ जब बातचीत होगी जी, तो उससे तकरीबन 1,000 से 1,200 अरब कम करना पड़ेगा। सही। इसको हासिल करने के लिए 4-5 अहम इक़दाम हैं, जिसको आपने कुछ हद तक आइडेंटिफाई कर लिया है जी। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, वेरी गुड, आज वो हमारे बजट पर तकरीबन 1,000 अरब का बोझ डाल रही है। सही। ये हद से ज्यादा हो गया। और डॉक्टर साहब, इनमें 3 मेजर वाइट एलिफेंट्स हैं। यू हैव पाकिस्तान स्टील मिल्स, यू हैव PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, एंड देन यू हैव रेलवेज, राइट? Biggest one, the power sector. Oh, of course, and the power sector. Sorry, that's right. That's right. I forgot the biggest one. दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आपका जो खर्चा है पेंशन्स पर, अगर आप 5 हुकूमतें मिला लें, फेडरल हुकूमत जिसमें सिविल भी है, मिलिट्री पेंशन्स भी हैं, तकरीबन 500 अरब के लगभग बन जाते हैं, और 4 प्रोविंसेस के मिलाएं तो 600 अरब, यानी कि पाकिस्तान पेंशन्स पर 1,100 अरब खर्चने लगा है। पेंशन रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। अनकरीब मेरे ख्याल से, चूंकि अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बड़ी है, करने की कोशिश करें, रिटायरमेंट एज को 63 कर दें, और द एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए लाइक इन अदर कंट्रीज। डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, विल बी राइट बैक, प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा स्टेट ओन्ड एंटिटीज में 1,000 बिलियन है जो चला जाता है टू एसओईज। फिर आपने पेंशन्स की बात की। तीसरा जी जो कट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो देखिए जो सबसे अहम है जी वो ये कि फेडरल गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के बाद ख्याल ये था कि इसकी साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, और बहुत से फंक्शंस ऐसे हैं जिस तरह एजुकेशन है, हेल्थ है, पॉपुलेशन है, वगैरह वगैरह, बहुत से ऐसे सर्विसेज हैं जो या तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में हैं या प्रोमिसेस को किए गए हैं। मगर फेडरल गवर्नमेंट फैलता गया है। इस वक्त आपको हैरत होगी पाकिस्तान में 40 डिविजन्स हैं, जबकि हम सबका अंदाजा ये है कि मुश्किल से हमें इससे आधे से भी कम डिविजन्स चाहिए। मर्ज करना है बहुत से डिविजन्स को ताकि ओवरहेड खर्चा आपका कम हो। इस वक्त हद से ज्यादा बढ़ गया है। तीसरी बात ये कह दूं आपसे कि हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की तनख्वाहों में माशाल्लाह बड़ी तेज रफ्तारी से इजाफा हुआ है, और हमारी रिसर्च ये साबित करती है कि पिछले 5 साल उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ वो प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा हुआ है। और नतीजा ये है कि अब के लिए आप इस सिलसिले को रोकें और कोशिश डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो जब शहबाज शरीफ साहब की आई थिंक मेडन स्पीच में उन्होंने इनकी बढ़ा दी थी मेरा ख्याल में, एंड दैट्स इनअप्रोप्रिएट, राइट, बट इट्स अ अगेन दैट्स अ पॉलिटिकल। जी देखिए, अब पॉलिटिकल चीजों की गुंजाइश खत्म हो रही है। आपका जो बोझ है कर्जों का, वो मैं क्या बताऊं आपको, 50,000 अरब तक पहुंच चुका है। अगर आप कैलकुलेशंस ठीक से करें, तब तक हमारे अवाम जो है इस तरह का बोझ बर्दाश्त करेंगे। और अगले साल ये देखिए कि जो सरे सूद पे हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ना हमारे कर्जे पर, इस साल तकरीबन 3,200 अरब होगा। अगले साल इससे बहुत ज्यादा होगा, इसलिए कि आपने सरे सूद को 13.75% कर दिया है। एंड डॉक्टर साहब, द अदर थिंग इज कि वो जो G9 ने हमें छूट दी थी ना डेट रिलीफ इनिशिएटिव की, जो फॉर फॉरेन डेट, वो भी तो खत्म, हाँ वो भी तो शुरू हो जाएगा। जी, तो इस लिहाज से आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बहुत सख्त मुश्किलात में फंसे हुए हैं। अब ये हमें ये देखना है कि हमारी जो नई हुकूमत है किस तरह से वो अपने बजट को डिजाइन करके पेश करते हैं, कितनी सलाहियत दिखाते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ से, और कितनी सलाहियत दिखाते हैं इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर। हम सब मुंतजर हैं, इसलिए कि IMF के साथ अगर आगे बढ़ना है तो 9% जो इस साल का बजट डेफिसिट होगा GDP का, उससे आपको 6% से भी कम लाना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं ना, आई एम गोइंग टू टेक इट टुवर्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ अ पॉलिटिकल डिस्कशन, बिकॉज जो हमें ज़रूरत है to do with respect to the economy, I think that a caretaker setup will find does not have the mandate to do this. तो अगर ये गवर्नमेंट रह जाती है, do you think that their political जो इसका जो eventual positivity आएगी once economy stabilizes? आपने एक टाइम पीरियड दिया था earlier, 1 to 2 years. They needed maximum 1 year to a year and a half. Do you think that they'll be able to come up with something? हालात बहुत खराब हो गए और पहले 4-6 हफ्ते हमारी नई हुकूमत ने कोई खास इक़दाम नहीं लिए। जी, वो तो रुझान ज्यादा रिलीफ की तरफ रहा। अब उन्होंने कुछ मुनासिब इक़दाम लेना शुरू किए हैं, जिस तरह इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की है, जिस तरह आपने ये कोशिश की कि सब्सिडी कम करें। अब हम इंतजार कर रहे हैं, अगले तकरीबन 2 हफ्तों में बजट आने वाला है। जी, 10 तारीख को शेड्यूल्ड है। जी, देखना ये है कि किस तरह का बजट लाते हैं, और अगर मुनासिब बजट लाते हैं तो आगे हम बढ़ सकेंगे, वरना फिर IMF के साथ चक्कर चलना शुरू हो जाएगा, भाग दौड़, और पता नहीं हम आगे कहां तक पहुंचेंगे। देखिए, पाकिस्तान के रिजर्व्स की पोजीशन बहुत खराब है। 10 अरब डॉलर के तक हम गिर चुके हैं, और हमें अगले साल 30 अरब डॉलर की जरूरत है।
اس وقت گنجائش بالکل نہیں ہے. سوچ سمجھ کے چلنا ہے. پاکستان خدا نخواستہ کا 3 سے 6 مہینے خدا نخواستہ کہیں سری لنکا کے راستے پہ نہ چل پڑے. اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ سوچ سمجھ کے آگے بڑھے. ڈو یو بہت مشکل ہے, بہت کٹھن ہے. ڈو یو ہیو اے کمفرٹ لیول ود دا کرنٹ فائنانس منسٹر؟ دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں, پڑھے اور پہلے بھی رہ چکے تھے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹس کو بدلتے رہے. ہم نہیں چاہتے کہ فائنانس منسٹر اپنے, اب وہ واپس جب آئے وہاں سے دوحہ سے, تو انہوں نے پہلے کہا کہ ہم جو ہیں کہ ہم نہیں پڑھا دیا. دوسری طرف دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت میں لگتا یہ کہ 2 فائنانس منسٹر, ایک فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے لندن میں اور دوسرے فائنانس منسٹر صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے. ان کے آپس کی تھنکنگ بہت مختلف ہے. حکومت کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو بھی ڈیبیٹ ہو وہ کلوز ڈورز میں ہو, یہ نہ ہو کہ آپ ٹیلی ویژن میں ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ نامناسب ہے. دیکھیے فائنانس منسٹر کا عہدہ بڑا سینسٹیو عہدہ ہوتا ہے, سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے. اور دوسری بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو ان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو جسے کہتے ہیں نا باریکیاں جو ہیں ریفارمز کی, اس پر بھی غور کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ محنت کر کے خوبصورت اچھے ریفارمز ڈیزائن کر کے پاکستان کے سامنے پیش کریں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں جس کی طرف آپ کا اشارہ تھا, لنڈن میں بیٹھے ہوئے فائنانس منسٹر ہیں, ہی ایکچولی وین ہی لیفٹ دا کنٹری اینڈ ہی لیفٹ دا کنٹری ڈیورنگ دا پی ایم ایل نواز گورنمنٹ, آئی مین ہی ڈڈ ناٹ لیو, وہ وکٹمائزیشن کا جو کارڈ ہے وہ پلے اتنا نہیں کر سکتے تھے. جب وہ گئے ہیں چھوڑ کے تو ہمارا جو روپی اوور ویلیویشن تھا دیٹ ہیڈ جنریٹڈ میسو trade deficit, that had generated, that actually started the downfall of many major macroeconomic indicators. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ this reliance on that man and this it's like bringing Hafiz Sheikh back again and again. I mean he could be a PhD but وہ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ acceptable نہ پبلک کو تھا نہ اکانومی کو تھا. I explain this to me please. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے یقیناً پارٹی کے اندر بحث ہوتی ہے جو اچھی بات ہے, مگر یہ بحث سر عام نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے ٹیلی ویژن پہ تقریباً ہر دوسرے روز آپ کے جو پچھلے فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ آتے ہیں. اب وہ ان کی فلسفی یہ تھی کہ آپ کو 200 کے قریب سے گرا کر 160 پہ لے جائیں. اب اس طرح کی باتیں نامناسب ہوتی ہیں. آپس میں ضرور بحث کریں, ڈسکس کریں, بٹ پبلک میں جو بات آئی وہ حکومت کی ایک بات ہونی چاہیے اور جو آفیشیل فائنانس منسٹر ہے اسے بولنا چاہیے. یہ ہماری گزارش ہے. اس سے مارکیٹ میں انسرٹنٹی پھیلتی ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کس کی بات اہم ہے, کس کی بات سنیں یا نہ سنیں. آلسو ڈاکٹر صاحب یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں یہ جب پہلے تھے گورنمنٹ میں تو آپ کو یاد ہوگا, مجھے ابھی تک وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یو نو اٹ جنریٹڈ اے لاٹ آف فیورور, وہ یہ تھی کہ جی ہمیں تو پی ایس ایم جو ہے وہ $1 میں یا $1 میں بیچ دینی چاہیے. آئی مین دس کائنڈ آف facetious comments, do you think they are really not appropriate for a finance minister, maybe as an opposition leader but not as a finance minister? یہی میری گزارش ہے کہ فائنانس منسٹرز کو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے اور ہو سکے تو کم بات کرنا چاہیے اور کام اسینشلی اس کا تو ایک ہی حل ہے جی کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ گیگ آرڈر لگا دیں فائنانس منسٹر پہ کہ جب میں تمہیں کہوں تو تم بولو ورنہ تم نہ بولو, بیکاز ہی از آن ٹی وی ایوری نائٹ. ہی از ماشاء اللہ. دیکھیے اب ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ بجٹ جو مناسب آئے, پاکستان آہستہ آہستہ پھر سے آگے بڑھنا شروع کرے. ہم نے بہت پریشانیاں دیکھی ہیں پچھلے کچھ مہینے, اب وقت آ گیا ہے کہ تھوڑی سی اچھی خبر بھی آئے تو ہم تھوڑا سا خوش ہو سکیں.
Dr. Saab, basically they need to I think a lot of sacrifices are required in the current expenditure. Public sector development program, I know ये PML नवाज का यही राय और शहबाज शरीफ साहब का भी यही basic you know the way forward उनका ये राय कि जी infrastructure को बना दो, because that is something that stays and that is something that people see and that is what some you know people vote on. But I don't think कि हमारे पास इस वक्त इतनी luxury है to spend so much on PSDP. मेरा ख्याल में अभी तक तो हमें अपने मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ही ठीक करने चाहिए. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. बात दरअसल ये है कि आपने अपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को इतना फैला दिया है जी. 1040 प्रोजेक्ट्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं. इन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट जो है वो 8000 अरब है. 8000 अरब. और आप सालाना मुश्किल से 500-600 अरब लगा रहे हैं. इसके नतीजे में प्रोजेक्ट जो 3 साल में बनना चाहिए वो बनता है 12-15 साल में, और उसकी कॉस्ट फिर आसमान पे होती है. सही कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है. तो अब हम चाह रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब एक बड़े सीजन्ड प्लानिंग मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको ये करना चाहिए कि पीएसडीपी में अगले साल सिर्फ जो फाइनल स्टेजेस पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं बस उनको इम्प्लीमेंट करके खत्म करें. नो न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर द टाइम बीइंग. और इससे इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. आई हैव नो टाइम. ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आपने सुना ये बहुत ही सख्त बजट होगा. इस पे क्या डिसीजंस ली जाएंगी. और एंड दिस टाइम वी होप कि जो बजट अनाउंस हुआ है ये नहीं कि जिस दिन अनाउंस हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो 1 जुलाई से होती है उसी वक्त वो उसकी वो चेंज कर दिया जाता है. वी वांट अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट बजट, बिकॉज ये गवर्नमेंट आई इसी मैंडेट पे है कि ये इकोनॉमी को ठीक करे, और इसको ये कोई जल्दी चीज़ नहीं है. दिस विल टेक टाइम एंड विद इन द नेक्स्ट 6 months to a year. उससे पहले कोई भी मेरा ख्याल में जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव नहीं दिखाए जाएंगे. सो इट्स अ वेरी टफ डिसीजन, अ पॉलिटिकली टफ डिसीजन, बट that is what they said they have come to sort out, and so it is their responsibility. मगर एक चीज़ जो डॉक्टर साहब ने भी कही है, and I fully endorse it, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनके ऊपर एक गैग ऑर्डर लगाना चाहिए, बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ें जो बातें कर रहे हैं उससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है मार्केट में. सो ही नीड्स टू स्टॉप कमिंग ऑन टेलीविजन एंड जस्ट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ गुड बजट. इजाज़त दीजिए इसी के साथ. खुदा हाफिज़.